Recording the message for screen sharing. यस मैम। अच्छा देखो हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होने को है, आज कंप्लीट हो जाएगा। जो भी एक दो क्वेश्चन बाकी है वो करने से, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह सारा चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, तो बस क्वेश्चंस बाकी रखे हैं। तो जिसमें ये वाला एक क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। ये वाला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नंबर 1, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/4/2021 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो तीन पार्टनर है ए बी और सी, और तीनों का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग वो बता रखा है 5:3:2 है। ए पर्सनली ग्रेजुएट सॉरी guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at 5% per annum would not be less than 30,000 in a year। तो ये क्या हो गया, मिनिमम गारंटी वाला क्वेश्चन हो गया। तो जब सी ने एडमिशन लिया था इस पार्टनरशिप फर्म में, तब ए ने उसे पर्सनली गारंटी दिया था कि सी का प्रॉफिट क्या होगा। बोल रहे हैं कि सी का प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा कभी भी, मतलब सी को इसी एक साल में 30,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 30,000 से कम कभी नहीं होगा। अगर कुछ भी कम हुआ शेयरिंग में, पहले तो प्रॉफिट से हिस्सा दिया जाता है। अगर मतलब गारंटी का मतलब ये हो जाता है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया कि सी को पहले प्रॉफिट से जो मिलना है वो देखेंगे। अगर वो 30,000 से कम हो रहा है, जितना भी कम होगा उसका भरपाई ए करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि अब ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोल रहे आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिलता है, पार्टनर लोगों को मिलता है। कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट से मिलेगा। तो प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बच जाएगा उससे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब फर्म का एक प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से पहले प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट से पहले हमेशा खर्चे, बाकी खर्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो बचता है वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा, फिर जो बचेगा वहां से प्रॉफिट शेयरिंग होगा एबीसी का। उसमें अगर सी का कंट्रीब्यूशन 30,000 से कम होता है तो वो सब्सटीट्यूट कौन करने वाला है, ए करने वाला है। कैपिटल बता दिया है एबीसी का 3,20,000, 2,00,000, 1,60,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मतलब पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो देने के पहले, मतलब कोई भी खर्चा जो पीएल एप्रो में आता है, ठीक है। तो पीएल एप्रो में वो खर्चा आता है जो पार्टनर को दिया जाता है, या फिर वो इनकम आता है जो पार्टनर से मिलता है। तो यहाँ पर इनकम तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स का यहाँ पर क्वेश्चन में है नहीं कुछ, तो फिर ड्रॉइंग्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर खर्चा दिया पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन बोल रहा है कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। उसके पहले का प्रॉफिट 1,59,000 बताया गया। हम लोग को प्रिपेयर करके क्या देना है, हम लोग को प्रिपेयर करके देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st of March 2020। पता नहीं कौन सा
तो देखो प्रॉफिट कितना है 1,59,000, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट पीएल से आया है तो यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई पीएल नेट प्रॉफिट 1,59,000। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले सबको अपने अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर को लिया या दिया जाता है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होता है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फिर सॉरी फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट के थ्रू से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, कुछ नहीं समझ में आएगा कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हम लोग हमेशा फ्लक्चुएट मान के करते हैं। फिक्स्ड होता है तो उसमें दो अकाउंट बनाना पड़ता है ना, तो वो तो क्वेश्चन हमें बताता है। लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन यही वाला किया था हम लोगों ने, फिक्स्ड और जो है फ्लक्चुएशन मेथड से। तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, अगर हम लोग एक ही बार में ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टू एज कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ऐसे करके अलग अलग भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है 3,20,000, 2,00,000 और 1,60,000, तो 3,20,000, 2,00,000 और 1,60,000 कैपिटल है। इंटरेस्ट कितना देना है, 5%, इंटरेस्ट 5%। अच्छा, जब हमें कुछ बोला नहीं है कब इंट्रोडक्शन है क्या है नहीं है, तो पूरे साल भर का यानी 12/12 या फिर 1 ईयर जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कितना कितना आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा 3,20,000 का 5%, 16,000। 2,00,000 का 5% 10,000 होता है। 1,60,000 का 5% 8,000। ओके, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट कितना बच रहा है टोटल में, बोलो माइनस करके मुझे बताओ। 1,25,000। 1,25,000। अच्छा, 1,25,000। वन लाख 25,000 माइनस, हाँ 1,25,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है सही, टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट हियर। ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, तो ए बोल के लिख देते, प्रॉफिट शेयर तो लिख ही दिया है। ए जगह रख देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ए को अगर सब्सटीट्यूट करना पड़ा सी को, तो बी और सी। ठीक है, तो 1,25,000 आ रहा है। ये सब ऐड करने से जितना भी आएगा, ये 16, 10 और 8, ये ऐड करने से जितना भी आएगा उससे माइनस कर देना है हम लोग को। 1,59,000 से वो माइनस कर देना है, तो 34,000 होता है। तो 1,59,000 माइनस 34 करने से हो जाता है 125, मतलब 1,25,000। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 1,25,000 में उसका प्रॉफिट शेयरिंग, बी को भी मिलेगा 1,25,000 में उसका प्रॉफिट शेयरिंग, सी को भी मिलेगा 1,25,000 में उसका प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग कितना कितना है, 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। ए का हो गया 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना कितना हो रहा है। तो 5/10 कितना होगा, बी का पहले लिख लेते, क्योंकि बी का तो हमारा कुछ देना लेना है नहीं, बी का जो होगा बी के पास रह जाएगा। तो 1,25,000 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाता है 12,500 इंटू 3, तो ये हो गया 37,500। यहाँ पर लिख देते हैं 37,500। अच्छा, सी का फिर कितना होगा, सी का हो जाएगा 25,000। ठीक है, सी का देख लेते, तो सी को कितना सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ए को कम हुआ ना, कितना सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा वो, 5,000। 5,000। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए 5,000, तो 5,000 ट्रांसफर करने से हो जाएगा
30,000। ठीक है। अच्छा, अब ए का शेयरिंग कितना हो रहा है? 12,500 इंटू 5 कर देते हैं, ये हो जाएगा 62,500। लेकिन क्या ए को 62,500 मिलेगा? 5,000 लेस होगा। हाँ, 5,000 कम मिलेगा, है ना। 5,000 लेस हो जाएगा, 5,000 कम मिलेगा, क्योंकि वो 5,000 सी को देने वाला। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग मैम। 5,000 लेस कर देते हैं, देखते हैं कितनी आता है। बोलो, 5,000 लेस करने से कितना मिलेगा? ट्रांसफर टू सी। 57,500। अच्छा, 57,500 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 57,500। अच्छा, ये ए का 57,500, बी का 37,500 और सी का 30,000, ये तीनों ऐड करने से फिर कितना आना चाहिए? 1,25,000। हाँ। अब हम लोग इसको चाहे तो इधर बाहर आउटर में भी लिख सकते हैं, या फिर आउटर में लिख देते हैं। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो हम आउटर में लिख रहे हैं। अगर तुम लोग का ठीक ठीक जगह है तो ऐड करके बाहर, मतलब पूरा एकदम ऐड करके भी लिखा जा सकता है। 57,500, 62,500 बन गया। अच्छा, अब ये टोटल करने से दोनों साइड कितना आ जाएगा? दोनों साइड 1,59,000 आएगा, क्योंकि उसी से तो माइनस माइनस करके कैलकुलेशन किया मैंने। दोनों साइड ही आ जाएगा 1,59,000। ठीक है, बस इतना ही बोला था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन। Weak, able, and lazy are in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed 10% per annum, and interest on drawings will be charged 8% per annum. No interest will be charged or allowed on current account. तो इनका current account का भी concept, अगर current account भी है, capital account भी है, तो ये capital का कौन सा मेथड फॉलो करता है? बोलो। बोलो, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अगर दो अकाउंट है तो कौन सा? लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भी फर्स्ट डे ऑलरेडी बताया हुआ है। बोलो, यहाँ से देख के बताओ, फिर एग्जाम में आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, सही है। वीक, एबल एंड लेजी आर इन, क्योंकि दो अकाउंट तभी रहता है ना कैपिटल में, जब हमें कुछ उसे अनटच्ड रखना है, उसमें कुछ दिखाना नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी लेन या देन हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखाए, तो कोई तो क्या अकाउंट चाहिए, तो करेंट अकाउंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो 2:1 है, इनका कैपिटल है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 8% पर एनम। ठीक है। अच्छा, इनका कैपिटल बता दिया है कितना कितना है, करेंट अकाउंट में बता दिया है, एक का डेबिट बैलेंस है, ड्रॉइंग्स बता दिया है। ठीक है, ये पूरे एक साल का डेटा होगा। ठीक है, ये देखो 1/1/19 से दिख रहा है, तो ईयर एंड 31 दिसंबर 19 को हो रहा है। द ड्राफ्ट अकाउंट्स फॉर 2019, मतलब 2019 का अकाउंट्स बन चुका है, मतलब जो फाइनल अकाउंट होता है वो बन गया है, उसमें नेट प्रॉफिट आया है 60,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन ये 60,000 जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं हुआ है? बोल रहे बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, बोल रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो ट्रीटमेंट है वो किए बिना ये 60,000 प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 60,000 है, उसमें ये सब चार्ज नहीं किया है, वो तो पीएल एप्रो में चार्ज होता है, तो हम लोग चार्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 60,000 प्रॉफिट किसी एक पार्टनर का है। ठीक है, तो पहले तो 60,000 प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे, और उसके बाद जो है बोल रहे कुछ एरर भी इन्होंने कर रखा है, तो अगर एरर कर रखा है तो ये 60,000 का प्रॉफिट गलत आया होगा। अगर एरर कर रखा है तो ये 60,000 का प्रॉफिट गलत आया हुआ है, तो इसे हमें सही करना पड़ेगा। तो एरर क्या है? बोल रहा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू 750 पेड
2019 has been charged to miscellaneous expenditure. फिर बोला repairs of machinery amount to 10,000 has been debited to plant account and depreciation thereon charged at the rate of 20%. फिर बोला traveling expenses 3,000 of able for a pleasure trip to UK paid by the firm on 30th June 2019 has been debited to traveling expenses account. फिर बोल रहे you are required to prepare profit and loss appropriation account, current account of partners weak able and lazy for the year ended 31st December 2019. तो हमें करने तो दो ही चीज बोला है, एक बोला है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है और दूसरा बोला है कि करेंट अकाउंट बनाना है पार्टनर लोगों का, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पीएल एप्रो में कौन सा प्रॉफिट दिखाएंगे, जो पीएल में नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ वो तो हमें दिया हुआ है 60,000, बट बोल रहा है कि ये ABC 3 पॉइंट जो कि हमें बोल रहा है कि ये गलत ट्रीटमेंट किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिए हुए जिसमें गलत ट्रीटमेंट हो रखा है, तो उसको पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन हम नॉर्मली ऐसे करवाते हैं, पहले करेक्ट एंट्री पूछेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री। बोला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू 750 पेड बाय द फर्म ऑन 30th जून। तो 30th जून में पार्टनर जो वीक है उसका मतलब नाम वीक है, तो उसका 750 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म ने पे किया था और उसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के चार्ज कर दिया। तो सबसे पहला बात है, अगर पार्टनर का खर्चा, ये पर्सनल खर्चा है, लाइफ इंश्योरेंस तो पर्सनल खर्चा है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पार्टनर ने पे किया है, सॉरी पार्टनर के बिहाफ में फर्म ने पे किया है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप फर्म में एंट्री क्या होगा, हम लोग तो पार्टनरशिप फर्म के होके एंट्री कर रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म में एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। Life insurance premium account debit to cash. ना, ड्रॉइंग्स, पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है, तो नाम देना पड़ेगा ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर लिखेंगे वीक्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सही एंट्री होना चाहिए, ठीक है, 757। बट इन्होंने उसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखा दिया है, तो फिर क्या एंट्री क्या होगा, Miscellaneous account debit to cash. miscellaneous expenditure account debit to cash, miscellaneous expenditure account debit to cash 700। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा फिर, Drawings to miscellaneous expenses. कैश तो करना चाहिए था, कैश उन्होंने कर ही रखा है, तो ये हमें और ठीक करने का जरूरत नहीं, जो ठीक हो रखा है उसको और क्या ठीक करना है, जो गलत है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं होना चाहिए, तो उसको क्रेडिट करके कैंसिल आउट किया जाता है, और वीक्स ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए, तो वो डेबिट कर दिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, repairs and machinery amount to 10,000 has been debited to plant and
डिप्रिशिएशन चार्ज दे रहा हूँ, तो बोल रहा है कि रिपेयर्स किया है मशीनरी पे 10,000 रुपीज का, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? मशीन रिपेयर्स का एंट्री क्या होना चाहिए? 10,000 का रिपेयरमेंट का खर्चा हुआ है, तो एंट्री क्या होना चाहिए? Refers to machinery. रिपेयर्स टू ठीक है, रिपेयर्स टू Cash. मशीन रिपेयर्स टू कैश 10,000, ये एंट्री होना चाहिए। बट इन्होंने चार्ज कर दिया है मशीन पे, इन्होंने चार्ज कर दिया है हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, तो फिर क्या एंट्री क्या होगा? डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, तो क्या एंट्री क्या होगा? बता ही दिया है क्या एंट्री करेगा, किया है, लैंग्वेज से बता दिया। Land and machinery to cash. प्लांट अकाउंट डेबिट कर दिया है और टू कैश, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? Repairs to plant. रिपेयर्स टू प्लांट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, ये होना चाहिए था, हुआ नहीं है, ठीक है। और टू प्लांट, प्लांट का तो कोई डेबिट होने का सवाल ही नहीं है। प्लांट थोड़ी ना, हम लोगों ने प्लांट का वैल्यू थोड़ी ना बढ़ाया रिपेयर्स करवाने पे, अगर ऐसा रिपेयर्स होता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो वो तो हमें क्वेश्चन बताए। डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया, क्या डेप्रिशिएशन चार्ज होना चाहिए था? बोल रहा है कि जितना अमाउंट का खर्चा हो, प्लांट में डिप्रिशिएशन चार्ज होता है, वो बात नहीं बोला है। बोल रहा है कि 10,000 का जो रिपेयर्स करवाया उसको प्लांट में डेबिट कर दिया, तो प्लांट का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया। अब उस बढ़े हुए अमाउंट पे डिप्रिशिएशन भी चार्ज कर दिया है 20%, तो ये तो गलत है। जब हमें उसे प्लांट ट्रीट करना ही नहीं है तो फिर डिप्रिशिएशन किस बात का, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री में तो कुछ लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका तो कोई एंट्री होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? उसमें एंट्री नहीं होना चाहिए, वही करेक्ट एंट्री है, ठीक है। इन्होंने गलती क्या किया है, फिर डेप्रिशिएशन चार्ज का एंट्री जो है वही किया है, तो क्या एंट्री करना चाहिए डेप्रिशिएशन चार्ज होने का? Depreciation to cash and machinery. डेप्रिशिएशन टू कैश, कैश डेप्रिशिएशन কাউকে পে করতে তো হবে না, ক্যাশ কেন? ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করলে কি কম হয়? ডেপ্রিসিয়েশন কম না হবে, ওটা তো নন ক্যাশ আইটেম। ডেপ্রিসিয়েশন তো কি Machinery. মেশিন না, প্লান্ট হবে, প্लांट लिखे तो प्लांट ही। डेप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट कितना होगा? इस अमाउंट पे 20%, टाइम नहीं बताया तो पूरा 1 ईयर का चार्ज कर देंगे, तो 10,000 पे 20% करने से जितना होता है उतना ही लिखना पड़ेगा। टू थाउजेंड, ये तो करना नहीं चाहिए था, फिर सही कैसे करें इसे? इसको ठीक कैसे करेंगे? रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? इसका ऑपोजिट एंट्री डालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑफ एबल फॉर प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय द फर्म। तो इनको बिजनेस के काम से जो है यूके नहीं जाना था, ऐसे ही घूमने यूके जाना था, ठीक है। तो 3,000 का एक्सपेंसेस था जो कि फर्म ने पे किया, तो एंट्री क्या होना चाहिए? Drawings to cash. ड्रॉइंग्स टू कैश, पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक है। लेकिन इन्होंने किया क्या है, इसको चार्ज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, तो फिर क्या एंट्री क्या होगा? Travel expense to cash. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? Drawings traveling expenses. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग
एक्सपेंस। तो अगर इतना सारा गलती हम लोगों ने किया है तो हम लोग का जो प्रॉफिट दिख रहा है 60,000 जो इन्होंने बता रखा है वो ऑब्वियसली गलत आ रखा है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई। तो पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लिया। अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे जहां पर हम लोग पीएल को सही करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, इस इस अकाउंट का नाम देंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, अब होता क्या है, जब रेक्टिफिकेशन चैप्टर मैंने करवाया या फिर अगर कभी किया है तुम लोगों ने 11 वगैरह में भी होता है, ठीक है, या फिर किसी किसी चैप्टर में रेक्टिफिकेशन आते ही रहता है तो हम बताते रहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन में अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाता है ना, तो बेसिकली जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होता है उसे हमें पीएल एडजस्टमेंट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये वीक्स ड्रॉइंग्स और ये टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? miscellaneous expenses. हाँ, तो इसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? अगर अभी नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, जब रेक्टिफिकेशन का सिर्फ चैप्टर करेंगे तब ये लिख के आने से गलत हो जाएगा। इसके जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू, ये सब ठीक है, बस क्या लिखना पड़ेगा, वीक्स ड्रॉइंग्स टू क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका रूल्स ये होता है कि अगर फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट्स को पीएल एडजस्टमेंट लिखना पड़ता है। ठीक है, क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि हमें प्रॉफिट को उसमें सही करना है। ठीक है, तो अब फाइनल अकाउंट्स तो बन गया, तो इंडिविजुअल नामों से हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, तो फिर पीएल एडजस्टमेंट नाम देके ठीक करते हैं। यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, रिपेयर और प्लांट में, Repair. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट, मतलब एक्चुअल एंट्री यही वाला होगा, पीएल एडजस्टमेंट टू प्लांट। प्लांट और डिप्रिशिएशन, इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, Depreciation. तो यहाँ पर लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, भले ही हम ये ब्रैकेट में दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली पीएल एडजस्टमेंट से ही लिखना है, क्योंकि वो लिख दिया है ना टू डिप्रिशिएशन, तो उसको ब्रैकेट और हम नहीं दे रहे, यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर चाहो तो ऑपोजिटली वो भी कर सकते हो, इस पे ब्रैकेट लगा के उस पे ड्रॉइंग्स एंड ट्रैवलिंग, ड्रॉइंग्स टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा Traveling है? expenses. हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब अगर ये लिख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इसमें हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 60,000 हो गया। यहाँ पर ये ब्रॉट डाउन करेंगे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग का प्रॉफिट जो आया था वो कुछ इतना आया था, 60,000। ठीक है, अब अगर एंट्री करेंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री क्या हो, वीक्स ड्रॉइंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, बाई Drawings. 5 वीक्स ड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स नाम लिख देंगे क्योंकि 2 ड्रॉइंग्स है हम लोगों का। ठीक है, तो बाई वीक्स ड्रॉइंग 750 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, रिपेयर्स पीएल एडजस्टमेंट टू प्लांट, तो क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट में टू प्लांट कितने से हो जाएगा, 10,000। अच्छा, उसके बाद प्लांट टू डेप्रिशिएशन, मतलब प्लांट टू पीएल एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई प्लांट कितना हो जाएगा, 2,000। ड्रॉइंग्स टू पीएल एडजस्टमेंट तो क्या हो जाएगा, बाई ड्रॉइंग्स पी आउट। ठीक है, ये होगा। इसके अलावा भी अगर पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखते तो भी हम लोग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है, तो मुझे बोलो कि अगर ड्रॉइंग्स होना चाहिए था, मतलब पार्टनर का पर्सनल खर्चा अगर हम लोग बिजनेस एक्सपेंस दिखा दिए तो हम लोग का प्रॉफिट कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, ये पहला रेक्टिफिकेशन पे पूछ रहा है। अगर पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे तो कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं, बाई चांस नहीं लिखते क्योंकि वर्किंग नोट के अंदर है, तो फिर हमें कैसे समझना पड़ेगा वो हम बता रहे हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट 60,000 है, जो कि बोल रहा है थोड़ा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि पहला गलती ये है कि पार्टनर का जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो हम लोगों ने बिजनेस का खर्चा दिखा दिया। तो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस का खर्चा दिखा दिया है तो बिजनेस में जो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हुआ है वो कम है कि ज्यादा है, कम है. कम है, तो फिर हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो 60,000 में 750 ऐड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने एंट्री किया है
ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने एंट्री किया है तो ये देखो 750 इधर ही आया है, ऐड ही हो रहा है, 60,000 में 750 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा हम लोगों ने रिपेयर्स करवाया बट लिखा कि प्लांट लिया है, इसका एंट्री ऐसे हो गया कि प्लांट डेबिट टू कैश, मतलब प्लांट लिया है। तो हम लोगों ने खर्चा बुक नहीं किया, क्योंकि प्लांट लेना तो ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है, ये पीएल में नहीं जाएगा, प्लांट तो एक एसेट खरीदने का एंट्री हो जाता है। तो अगर हम लोगों ने रिपेयर्स का एंट्री नहीं किया है, मतलब रिपेयर्स तो एक पीएल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, तो अगर हम लोगों ने अपना खर्चा नहीं दिखाया 10,000, हम लोगों ने प्लांट दिखाया, प्लांट खरीदना भी खर्चा है, रिपेयर भी खर्चा है, लेकिन दोनों का कैटेगरी अलग है। प्लांट खरीदने से कभी हम लोग पीएल में थोड़ी ना दिखाते, वो तो बैलेंस शीट में दिखाते, उसका डिप्रिशिएशन पीएल में जाता है। तो रिपेयर्स जो 10,000 हम लोगों ने एंट्री नहीं किया, रिपेयर्स होना चाहिए था, वो नहीं दिखाया, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बोलो। मैंने रिपेयर करवाया मेरे ऑफिस में, बट मैंने उसको रिपेयर बोल के बुक ही नहीं किया, मैंने अपना खर्चा बुक नहीं किया, किसी और तरीके से बुक किया। लेकिन अभी बोलो कि मैंने अपना खर्चा बुक नहीं किया 10,000, तो फिर वो मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया है, ये गलत एडजस्टमेंट। ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया बढ़ा है तो फिर दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो कम करना है तो किधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इधर ऐड हो रहा है तो इधर लिखेंगे तो कम हो जाएगा 10,000 से। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने और एक गलती कर डाला है, हम लोगों ने डेप्रिशिएशन दिखा डाला है, जो कि हमें दिखाना नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो हमारा कोई प्लांट खरीदने वाला काम था ही नहीं। तो डेप्रिशिएशन दिखाने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें ज्यादा करना पड़ेगा, तो देखो ऐड साइड में आ गया। और फिर सेम एक चीज है, कोई एक पार्टनर जो है वो घूमने गया था यूके, उसका पर्सनल खर्चा था, बट हम लोगों ने उसको बिजनेस खर्चा दिखा दिया है। तो मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। देखो ये तो सेम वो लाइफ इंश्योरेंस वाला जैसा ही तो है, लाइफ इंश्योरेंस की जगह घूमने वाला खर्चा है, कम हो गया। कम हो गया तो इधर लिख के हम लोगों ने से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया, अगर पीएल एडजस्टमेंट लिखोगे तो सीधा सीधा क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं पता होगा तो फिर कैसे करेंगे। अब ये ऐड करके हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफाइड प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो 60,000 प्लस 5,750, 65,750 माइनस 10,000, 55,750 आ रहा है। ये आ गया हमारा रेक्टिफाइड प्रॉफिट। गुड मॉर्निंग। देखो ये बन गया हमारा प्रॉफिट, हम लोगों ने सही कर लिया, मतलब 60,000 प्रॉफिट नहीं है, 55,750 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या हो रहा है, और क्या करना पड़ेगा हमें। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, करेंट अकाउंट बनाना है पार्टनर का। अच्छा, अब हम लोगों को ड्राइंग्स को भी ठीक करना पड़ेगा। यहाँ जो ड्राइंग्स का बैलेंस दिया हुआ है, क्यों ठीक करना पड़ेगा, हम तुम लोगों से ही पूछेंगे। ये जो ड्राइंग्स दिया हुआ है, बोलो ये ड्राइंग सही है कि गलत है, ये ड्राइंग्स का जो बैलेंस दिख रहा है वो सही है कि गलत है। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि क्वेश्चन गलत दिया है। हाँ हाँ, गलत है। इसको ठीक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पार्टनर लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से पे करवाया, ट्रैवलिंग का पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस से पे करवाया, जिसको ड्राइंग स्ट्रीट नहीं किया गया था। तो अब अगर हम लोग उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं तो फिर ड्राइंग्स के बैलेंस में भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स। एबल लेजी, तो इनका ड्राइंग्स जो दिया हुआ है,
151010। तो ड्राइंग्स का जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो पहला क्या है, ड्राइंग्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, ड्राइंग्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस वीक का। तो ड्राइंग्स पहले लिख लेते हैं, फॉर लाइफ इंश्योरेंस। सेवन फिफ्टी है, तो बोलो ये 750 वीक के कॉलम में लिख दिया क्योंकि वो वीक का बैलेंस है। तो ये 750 क्या होगा, ऐड होगा कि लेस होगा? Add. ऐड होगा, ड्राइंग्स बढ़ रहा है, 750 का ड्राइंग्स नहीं दिखाया, भी दिखाएंगे तो ऐड ही करना पड़ेगा। और ड्राइंग्स फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो था 3000 शायद। अब ये लिखना पड़ेगा, ये एबल का था। एबल का था, तो ये 3000 भी ऐड हो जाएगा। तो इनका ड्राइंग्स बढ़ के 15750, इनका 13000, और इनका जैसा था वैसा रहेगा, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, बन गया। अब हम लोग आराम से पीएल एप्रो ये बना सकते हैं। अब मेन सोल्यूशन में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है ये वाला, ठीक है, मार्च नहीं है, दिसंबर 2009। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ब्रॉट डाउन करना चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कौन सा ब्रॉट डाउन होगा बताओ? 55,750. ये जो रेक्टिफाई करके निकाला 55,750, ये ब्रॉट डाउन। अब इसमें से क्या क्या पे करना पड़ेगा? तो इसमें से पे करना पड़ेगा, यहाँ पर बोला है कि क्या देना है, पार्टनर लोगों को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। तो पहले पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, जैसा करना चाहे। तो यहाँ पर लिखते हैं टू। अच्छा, यहाँ पर पार्टनर्स क्या अकाउंट लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा था कैपिटल, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बोलो? स्टार्टिंग में क्वेश्चन पे पूछा था कौन सा मेथड है, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, बोलो। Current account. करेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वीक, एबल और लेजी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलेगा, तो ये 75,000, 40,000 और 30,000 पे मिलेगा। और 30,000 इंटू कितना परसेंट करके बोला है, 10%, इंटू 1 ईयर, 12/2। तो 75,000 पे ये हो जाएगा 7,500, ये हो जाएगा 12 12 कैंसिल आउट, ये 4,000 हो जाएगा, और ये भी 12 12 कैंसिल आउट, 3,000 हो जाएगा। तो 3 और 4 7 7 7 14,500, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर गलती से भी कैपिटल अकाउंट लिख के आ जाते हैं
एग्जाम। तो चाहे सही, क्योंकि कैलकुलेशन में तो इम्पैक्ट वैसा आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बनाने बोला है। हाँ, अगर करेंट अकाउंट बोल दिया है तो दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए कि भाई करेंट अकाउंट में लिखे क्या। ठीक है, अगर करेंट अकाउंट नहीं बोल के सिर्फ पीएल अप्रूव बोलता है, ऐसे करेंट अकाउंट की जगह कैपिटल लिख के आ जाते हैं और सोचोगे कि मैंने सही करके आ गया है, तो नहीं चले। ठीक है, सही नहीं होता है वो, सही नहीं होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, जितना भी कैलकुलेशन सही है वो पूरा ही काट दिया जाएगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स चार्ज होगा वीक, एबल और लेजी। तो ड्रॉइंग्स कितना है, ये अमाउंट पे नहीं करेंगे, रेक्टिफाई कर दिया है उस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीक का है 15,750, एबल का है 13,000 और लेजी का है 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट जो चार्ज होगा वो रेट तो देना चाहिए, क्वेश्चन में दिया होगा 8%। तो इंटू 8%, इंटू 8%। अच्छा, अब ये कितने टाइम पीरियड के लिए ये चार्ज करें। ठीक है, तो हम लोगों ने ड्राइंग्स पे काफी कैलकुलेशन जो है देखा है। ठीक है, मैंने फैक्टर्स बताए, फैक्टर्स कैसे आया, याद रखने का तरीका भी बताया कि फैक्टर्स हमारा कैसे आया। ये बीच में ब्लैंक फिल हो, ये शायद ब्लैंक, ये वाला देखते हैं। हाँ, ये फैक्टर्स मैंने लास्ट क्लास में सारा बताया कि फैक्टर्स कैसे आता है, पूरा एक एक करके मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन फैक्टर्स तो तब काम आएगा ना जब किसी पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द ईयर, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, या बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, इस तरीके का कुछ होता है तो जाके हम लोग को अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन यहाँ तो बोला नहीं कि ड्रॉइंग्स कब हुआ है, यहाँ पूरे साल भर का हमें ड्रॉइंग्स बता दिया है। तो इसका ये रूल्स है कि अगर हमें पूरे साल भर का ड्राइंग्स बता दिया है लेकिन ड्राइंग्स कब किया है, किस पैटर्न में किया है, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें हमेशा 6 मंथ्स का चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग, मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को ना तो हम लोग पूरा ऐसे मानेंगे फुल, ठीक है, फुल नहीं मानना है कि पूरे मतलब 12 मंथ्स का है, ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, और मतलब एकदम एंड में ड्राइंग हुआ ये भी नहीं मानेंगे, तो हम लोग क्या मानेंगे, 6 मंथ। तो ये याद रखो, जब हमें कुछ नहीं देगा तो हमें हाफ ईयर का चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाफ ईयर का चार्ज करने से कितना हो जाएगा, 15,750 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 630, 13,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 520, 1550। ठीक है, टोटल। अच्छा, अब प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना आ रहा है। बोलो प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके। 42,800. 42,800। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। यहाँ पर टोटल कितना होगा, 57,300. 57,300। टू, प्रॉफिट भी कहाँ लिखना पड़ेगा, करेंट अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वीक, एबल, लेजी। अच्छा, कितना कितना मिलेगा, जो शेयरिंग है रेशियो उतना ही मिलेगा। 42,800, 42,800, 42,800 इंटू रेशियो कितना है, रेशियो है 2:1, 2:1। अच्छा, 1/4 और 1/4, तो देखो कितना आ रहा है,
ये शायद इतना आएगा, एक बार देख लो। और ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करने से 4 1, ये आएगा शायद 10700। देखो तो ठीक हुआ कि नहीं। Yes. बन गया ये वाला। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी करेंट अकाउंट भी बनेगा। बी एबल लेजी, बी एबल। अच्छा बोलो। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे करेंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, 10,000 5,000 और ये डेबिट बोला है, तो मुझे बोलो कौन सा किधर ब्रॉट डाउन होगा। 10,000 5,000 किधर लिखे और -5,000 किधर लिखना चाहिए। करेंट अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मेथड अलग है तो दो अकाउंट बन रहा है। वो भी तो कैपिटल की तरह ही है। करेंट अकाउंट का बैलेंस, जैसे बिजनेसमैन अपना करेंट अकाउंट नहीं खोलते बैंक। कैपिटल जिधर ब्रॉट डाउन होता है उधर ही होगा, बता तो रहे हैं, बोलो। Debit side. डेबिट साइड ना, कैपिटल क्रेडिट हो, कैपिटल बैलेंस क्रेडिट है। Drawing schedule. হ্যাঁ ড্রয়িংসটা একটা ওদিকে যাবে, नेगेटिव मतलब ड्राइंग्स एक इधर जाएगा, बाकी दो इधर है। 10 5 पहला ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अच्छा अब हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ करेंट अकाउंट का जो भी क्रॉस पोस्टिंग होगा तो क्या लिखेंगे, बाई पीएल एप्रो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 7500 4000 3000, 7500 4000 3000। अच्छा और प्रॉफिट जाएगा बाई पीएल एप्रो प्रॉफिट शेयर। ठीक है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख सकते हो। मैंने प्रॉफिट पहले लिख दिया तो प्रॉफिट शेयर लिख दिया। 21,400, 10,700, 10,700। अच्छा और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये इधर आएगा, टू पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये हो जाएगा 630 520 और 400। हो गया। अच्छा इसके अलावा भी एक डेटा है जो यहाँ पर पोस्ट होना चाहिए, जो यहाँ क्रॉस पोस्टिंग में तो नहीं दिख रहा है लेकिन पोस्ट होना चाहिए, बता सकते हो क्या। यहाँ पर और एक डेटा आएगा, क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा ऑफिस में। ड्राइंग्स कौन सा वाला लिखेंगे, जो हम लोगों ने एडजस्ट किया है वही तो एक्चुअली ड्राइंग्स है। 15,750 13 और 10,000। वर्किंग नोट नंबर 3 बन गया। अब हमें इसे क्लोज करना है, तो क्लोज करने से इधर बैलेंस आया तो बाई बैलेंस सीडी, और इधर आया बाई चांस तो टू बैलेंस सीडी। देख लेते हैं किधर आ रहा है। 10,000 7,500 21,400 38,900 -630 -15,750, तो इसका इधर ही आया 22,520।
38,900, 5,000, 4,000, 9,000, ये इधर नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये 9 और 19,000 समथिंग आ रहा है, इधर कम होगा, इसका भी इधर ही आएगा, 19,700 आएगा, -13,520, 6,180। अच्छा, इधर है 10,700, ये हो गया 13,700, यहाँ पर हो जाएगा 15,400, इधर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल 15,400, 15,400 -13,700, 1,700, 1,700, ये बचा, बन गया, बस इतना ही था इस क्वेश्चन। अच्छा, question number 2. Ram Rahim are partner in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2 as Ram on account of his advancing years feels he cannot work as hard as before। ठीक है, तो पहले दो पार्टनर थे राम और रहीम, 3:2 उनका रेशियो था, बट राम को अगर अब लग रहा है क्योंकि वो और पहले जैसे काम नहीं कर सकते, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द चीफ क्लार्क ऑफ द फर्म, बोल रहा है कि इस फर्म का एक चीफ क्लर्क है, कौन, रतन, इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019। तो फिर राम सोच रहे हैं कि मेरे जगह पार्टनर कौन होगा, क्योंकि अगर दो ही पार्टनर है, राम चला जाएगा तो फिर पार्टनरशिप फर्म तो रहेगा नहीं। तो ये लोग सोच रहे हैं क्यों ना रतन जो हमारे चीफ क्लर्क है, इनको हम लोग अपना पार्टनर बना ले, कब से, 1 Jan 2019 से, एंड बिकम्स एंटाइटल टू 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स, द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनऑल्टर्ड। अच्छा, बोल रहा है कि इनको कितने परसेंटेज के लिए पार्टनरशिप फर्म में लेंगे, बोल रहा है 1/10, मतलब बेसिकली 10% प्रॉफिट शेयरिंग के लिए हम लोग रतन को भी ले लेंगे अपने फर्म में, और बोल रहा है और उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम, राम रहीम का रेशियो ये आने के बाद भी, रतन आने के बाद भी 3:2 ही रहना चाहिए, ठीक है। अनऑल्टर्ड का मतलब जैसा था वैसा रहेगा। बोथ बिकमिंग ए पार्टनर, रतन वॉज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 500 per month together with a commission of 4% on net profit after deducting his salary and commission। बोल रहे पार्टनर होने के पहले रतन जो एज ए क्लर्क काम करते थे, उनको क्या मिलता था, तो उनको मिलता था सैलरी 500 पर मंथ करके, और उसके साथ साथ और क्या मिलता था, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। मतलब ये सैलरी का खर्चा, कमीशन का खर्चा कहां से दिया जाता है, प्रॉफिट से दिया जाता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रतन को क्या मिलता था, रतन को सैलरी मिलता था 500 पर मंथ करके, और क्या मिलता था, कमीशन मिलता था, ठीक है। कमीशन के साथ सैलरी मिलता था। कमीशन कितना दिया जाता था, जैसे सैलरी का तो बता दिया 500 पर मंथ, कमीशन कितना दिया जाता था उसके लिए बोला है 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 4%, बस इतना बोल के अगर खत्म कर देता तो आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, मतलब सीधा बात ये है कि जो नेट प्रॉफिट होगा, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, उससे सैलरी माइनस करना पड़ेगा, जो कि है 500 पर मंथ, यानी पूरे एक साल का इतना, क्योंकि फाइनल अकाउंट एक साल का बनता है तो एक साल का, फिर उससे कमीशन लेस करना पड़ेगा, जो कि कितना होगा वो हमें नहीं पता, जो भी कमीशन होगा ये माइनस करने के बाद जितना आएगा उस पे 4% जो है वो कमीशन का अमाउंट होता है, ये हमें नहीं पता ना कितना है, अभी करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये कंडीशन बोला है कि नेट प्रॉफिट से सैलरी और कमीशन देने के बाद जो बचेगा उस पे 4% कमीशन दिया जाता है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि फिर ये कैसे करके कैलकुलेट होगा, मतलब इसमें बताएंगे कैलकुलेशन में क्लियरली समझ में आएगा कि ये कैसे करके बन रहा है। फिर बोल रहा है इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज पार्टनर in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as the chief clerk should be taken out of Ram's share of profit। अच्छा, मतलब यहाँ पर गारंटी का भी एक बात आ जा रहा है, बोल रहा है कि इसके अलावा ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखवाया गया है दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज पार्टनर, रतन का प्रॉफिट एज ए पार्टनर
जितना होगा, बोल रहा है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच यू हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही हैड कंटिन्यूड एज द चीफ क्लर्क। चीफ क्लर्क के अकॉर्डिंग उनको जो भी पैसा मिलता था और पार्टनर के अकॉर्डिंग उनको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, तो चीफ क्लर्क के अकॉर्डिंग जो भी मिलता था, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होने से उनको कम मिल रहा है, तो पहले उनको जितना भी एक्सेस मिल रहा था, जैसे कि मान लेते हैं एज ए क्लर्क उनको मिल रहा था 100 रुपए, ठीक है, पार्टनर होने पे उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे मिला 90, तो 10 कम मिल रहा है। तो जितना भी कम हो रहा है वो बोल रहा है कौन प्रोवाइड करेगा, शुड बी टेकन आउट ऑफ राम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वही बोला, इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज ए पार्टनर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट to which he would have been entitled if he had continued as the chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. The net profit for the year ended 31st December 1,10,000. Show the distribution of net profit among the partner. हमें पार्टनर लोगों में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। मतलब हम लोग को पीएल एप्रो बनाने बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला है, हमें सिर्फ ऐसे ही बता दिया सिंपल कि पार्टनर लोग का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। तो फिर कौन सा लेजर बनाना चाहिए, पीएल एप्रोप्रिएशन लेजर बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये लेजर बनाने के पहले हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि रतन को पहले एज ए क्लर्क कितना मिलता था, एज ए पार्टनर उनको कितना मिलने वाला है, क्या राम को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट इतना है, ये सारी चीज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रतन एज एन एम्प्लॉय। तो रतन जब एम्प्लॉय थे तो उन्हें क्या मिलता था उसका कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर सैलरी कितना मिलता था, 500 पर मंथ, 6,000। कमीशन, कमीशन कितना मिलेगा, कमीशन मिलेगा 4% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना बताए, 1,10,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,10,000 का नेट प्रॉफिट, क्या 4% नहीं बोला है, बोला है देखो विद कमीशन ऑफ 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। लेकिन नेट प्रॉफिट से क्या डिडक्ट यानी क्या माइनस हो जाना चाहिए, सैलरी और कमीशन। तो सैलरी तो पता है 6,000, मतलब नेट प्रॉफिट से कम सैलरी दे देंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, कमीशन, ठीक है, माइनस कमीशन कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो बचेगा उस पे 4% कमीशन देना है। तो एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसा होगा, अभी नहीं समझ में आएगा, हम बता देते हैं। 4/104 लिखना पड़ेगा, 4%। क्यों लिखना पड़ेगा हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, ये रटने वाला चीज तो है नहीं। अभी एक बार ऐसे करते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है। 1,10,000 माइनस 6,000, ये आ गया इंटू 4/100, तो कमीशन 4,000 होगा, ठीक है। तो रतन को एज एन एम्प्लॉय मिलेगा 10,000। अगर प्रॉफिट इतना होता है तो वो अगर इम्प्लॉई रह जाता तो उसको इतना मिलता, वो तो निकालना पड़ेगा ना, इम्प्लॉई रह जाता तो कितना मिलता, तभी तो कंपेयर करके बोल पाएंगे कि पार्टनर होने पे कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है। अब इस चीज को समझाते हैं हम यहाँ पर साइड में, ठीक है, कि ये 4/104 कैसे होता है। तो एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन हम बता देते हैं। मान लेते हैं ये थोड़ा मैथमेटिकली समझना पड़ेगा। लेट कमीशन बी रुपीज एक्स, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि रतन को कमीशन मिलेगा ₹X, ठीक है। अब कमीशन कैसे दिया जाएगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है नेट प्रॉफिट से सैलरी माइनस करना है और कमीशन माइनस करना है। ये क्वेश्चन ही बता रहा है, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा है कि क्या करना है, 4% and a commission of 4% of net profit after deducting his salary and commission। तो सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पे 4% कमीशन देना है। उस पे 4% करने से जो भी आएगा वही मेरा क्या होगा, कमीशन। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है जिसको मैंने ऐसे इक्वेशन में लिख लिया, नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस कमीशन इंटू 4% इक्वल टू कमीशन, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,10,000, सैलरी कितना है 6,000, बोलो कमीशन कितना लिखे,
ये इतना बड़ा करके नहीं लिखा है। कमीशन कितना लिखे X. और इधर कितना लिखे? 4,000. কমিশন কম 4000 4000 তো এটা তো বের করেছি এখানে তো 4000 আমি কিছু দেখাচ্ছি না, আমি তো 4000 টা বের করে দেখাই। 4000 আমি কি করে জানি 4000? এটা তো আমি 4 বাই, এটা একটা আলাদা কনসেপ্ট, এটা একটা আলাদা কনসেপ্ট। এটা হচ্ছে অন্যরকম সিস্টেমে বের করা, এটাই করতে হবে এক্সামে, কিন্তু 4000 কেন হয় সেটা বলছি। अच्छा 1,10,000 माइनस 6,000 माइनस एक्स इंटू 4% करने से एक्स आएगा, मतलब कमीशन आएगा। तो 1,10,000 माइनस 6,000 कितना होता है? 1,04,000 माइनस एक्स इंटू 4% इक्वल हो गया एक्स। ठीक है, अब कैलकुलेट करो 1,04,000 इंटू 4%, 4160 माइनस एक्स इंटू 4% कितना होता है बोलो? एक्स इंटू 4% कैसे लिखा जाता है? अरे 4 मतलब क्या होता है? ये नहीं लिखा जाता है। 4160 एक्स प्लस 0.04 एक्स। ठीक है, तो अब ये ऐड करने से कितना आता है ये बताओ? ये दोनों ऐड करने से कितना आता है बोलो? 1.04x. तो एक्स कितना हो जाएगा? 4160 डिवाइडेड बाई 1.04, तो ये कितना हो गया? 4000 आया आंसर, 4000। अब यही वाला 4000 यहाँ पर हमारा आंसर 4/104 करने से आता है, बट ये 4/104 का मतलब क्या है? 4/104 का मतलब हो गया 104 में 100 क्या है? नेट प्रॉफिट। 4 क्या है? 4 क्या है बता सकते हो? 4 है कमीशन। ठीक है, मतलब जब मुझे बोल रहा है कि 4% कमीशन देना है प्रॉफिट पे, लेकिन कमीशन लेस करने के बाद देना है, तो मुझे उसमें कमीशन इंक्लूड करना पड़ेगा। लॉजिकली बात ये हो गया ना कि मुझे 4% प्रॉफिट पे कमीशन देना है, लेकिन प्रॉफिट से कमीशन का अमाउंट पहले, तो फिर मुझे कमीशन का अमाउंट पता होना चाहिए। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट से कमीशन का अमाउंट लेस। अब 4% कमीशन का मतलब क्या हो जाता है? 4% का मतलब होता है, सीधा बात है, 4/100। ठीक है, 4% का मतलब होता है 4/100। तो 4 क्या हो गया? कमीशन, 100 क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि ये नेट प्रॉफिट से कमीशन लेस करके कमीशन देना है। तो अगर इससे हम 4 रुपीज लेस कर देंगे, फिर ये तो 96 हो जाएगा। तब 4% कहां से हुआ? अगर हम इस पे, मुझे पता है कि 4 रुपए कमीशन है 100 रुपए पे, तो अगर 100 रुपए से 4 हटा ही देते हैं, क्योंकि मुझे बोला है हटाने के बाद फिर से कमीशन कैलकुलेट करो, तब तो 96 हो जाएगा। तब तो 4% होने से रहा, 4% कैसे होगा? तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये 100 में मुझे पता है मेरा कमीशन 4 रुपए है, तो मुझे पहले 4 रुपए ऐड कर लेना चाहिए। कंसेप्ट ये होता है। तो ये बन गया 104। अब इससे कमीशन हटाएंगे तो कितना हो जाता है? 100, तब बनेगा 4%। तो उसी कंसेप्ट की वजह से ये नॉर्मली जो है लोग रटने बोलते हैं कि भाई इसे याद कर लो, जब बोलेगा बिफोर चार्जिंग तो ऐसे कर देना, आफ्टर चार्जिंग होगा तो 4/104 कर देना। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे, देखो हम लोग स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं कर रहे, तो हम लोग को ये पूरा चीज पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें कभी भी कहीं पर भी कुछ कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 4/104 का कंसेप्ट ये हुआ कि इसमें 4 रुपीज क्या इंक्लूडेड है? कमीशन इंक्लूडेड है। तो 104 में 4 कमीशन, तो इसीलिए 4/104। क्या यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट आया? बिल्कुल, यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट आया। कितना आया ये देखो, ये 1.04, 1.04 का मतलब क्या हो जाएगा? 1.04 का मतलब ये देखो ना, 4 यहाँ पर है 1.04, तो मतलब 1.04 का मतलब 104/100 है ना, 104/100 हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, 1.04, 104 डिवाइडेड बाई 100 करने से आता है 1.04, और 4/104 करने से कितना, ये अलग आएगा, ये 0.038 आएगा।
तो यहाँ पर भी सेम है, ये देखो 1.04 का मतलब यहाँ पर 1 रुपए में 0, एक्चुअली ये 100 रुपए के बेसिस पे है, तो 4/104 दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या है 1.04 का मतलब, 1.04 का मतलब 1 रुपए में जो है 4% कमीशन, ये 1 रुपए के बेसिस पे, तो 1 का 4% करके देखो, 1 का 4% करेंगे तो 0.04 पैसा आएगा ना, ठीक है। तो फिर 1 रुपया प्रॉफिट है तो उसमें 0.04 का कमीशन एडेड होना चाहिए, तब जाके यहाँ से 0.04 कमीशन दे सकते हैं, क्योंकि ये 1 रुपए के बेसिस पे निकल के आ जा रहा है, बिकॉज हम लोग परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम लोग 100 रुपए के बेसिस पे कर रहे हैं कि 100 रुपए पे 4 रुपए का कमीशन, तो फिर इंक्लूडिंग कमीशन वैल्यू होता है 104। इंक्लूडिंग क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इन कमीशन इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे कमीशन देना है, ठीक है। तो ऐसा आंसर आएगा। अगर डायरेक्टली इसको कोई 4% कर देते हो तो अलग आंसर आएगा, 4% करने से ये आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने जो अप्रोच लिया है यहाँ भी सेम ही लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ -x मैंने लॉजिकली यहाँ पर कमीशन लेके मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में यही करके आना है, ये करके टाइम जो है ज्यादा लगाने का कोई जरूरत नहीं, इसी से बन जाएगा। तो सिंपल सैलरी लेस करना है, लेस करने के बाद जो आएगा उससे कमीशन लेस करके मुझे अगर पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो कमीशन जब मुझे पता नहीं तो हम लेस कैसे करें, तो मुझे कमीशन का रेट पता है, तो कमीशन का रेट है नेट प्रॉफिट पे 4%, ठीक है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो फिर इसका मतलब कमीशन को इंक्लूड करो, तो कमीशन कितना रुपया है, 4 रुपया 100 रुपए में, तो कमीशन को इंक्लूड कर दिया, फिर उस पे 4 रुपए कमीशन देंगे, तो 104 पे 4 रुपए कमीशन देना है, तो 4/104 करने से आ जाएगा। और ये लॉजिकली ऐसे हो गया कि कमीशन लेस कर दिया, यहाँ पर कमीशन, ये मैंने तो पूरे जो लैंग्वेज बोले गए थे उससे इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बना के इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके मैंने दिखाया कि इसमें हमारा कितना आंसर आ रहा है, कमीशन का वैल्यू 4000 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा इतना नेट प्रॉफिट है, इतना सैलरी, 1,04,000 से देखो 4000 लेस हो रहा है, तो कितना बच रहा है, 1 लाख, 1 लाख पे 4%, ये हो जाएगा। तो ये समझने के लिए, ये बाकी एग्जाम में यूज करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि रतन एज ए पार्टनर, रतन को एज ए पार्टनर क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं रतन एज ए पार्टनर। रतन को एज ए पार्टनर क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। एज ए पार्टनर प्रॉफिट के अलावा तो और कुछ देने का बात नहीं है, तो प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा रतन को, रतन कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, 10%, 1/10 बोला था, 1/10 का 10% ही मतलब होता है। तो प्रॉफिट कितना है, इनका प्रॉफिट है 1,10,000, तो 1,10,000 का 10% देंगे, ये हो गया 11,000, ठीक है। अच्छा, अब एज ए पार्टनर उसे 11,000 मिलेगा, ठीक है, और एज एम्प्लॉय उसे 10,000 मिलने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला था, पढ़ के देखते हैं। इट इज प्रोवाइडेड दैट इन द पार्टनरशिप डीड दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज ए पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज ए पार्टनर 11,000, मतलब इसका आंसर हमें मिल गया, देखो इसका आंसर हमें मिल गया 11,000 in excess of the amount to which he would have been entitled if he continued as the chief clerk. तो amount to which he would have been entitled if he had continued as a chief clerk वो होता है 10,000, हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा, वो 10,000 है। बोल रहा है शुड बी, अच्छा अगर कुछ भी एक्सेस अमाउंट होता है, ठीक है, अच्छा दोनों का डिफरेंस में जो भी एक्सेस होगा वो एक्सेस अमाउंट कौन पे करेगा, बोल रहे हैं कि राम पे करेगा। अच्छा तो मुझे बोलो एक्सेस कितना हो रहा है, एक्सेस कितना हो रहा है, रतन का प्रॉफिट, रतन एज ए पार्टनर 11,000 कमाएगा, लेकिन एज ए क्लर्क वो 10,000 ही कमा रहा था, ठीक है। तो मतलब ये लोग ये बोलना चाहते कि देखो वो अगर क्लर्क ही रह जाता तो 10,000 तो बिजनेस से वैसे ही दे देते, तो फिर उसको पार्टनर लेने के चक्कर में खर्चा कितना बढ़ गया, एक्सेस कितना अमाउंट हो रहा है 1,000. 1,000, तो 1,000 कौन प्रोवाइड करेगा, वो बता दिया है, वो तो बता दिया है बस, ये तो Ram. राम, तो फिर वो लिख लो। तो यहाँ पर 10,000 तो उनको ऐसे ही देते ना, तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन
ये जो प्रपोजल है इसमें यही बोला गया है कि एक्सेस जो भी उनको देना पड़ेगा, अगर पार्टनर होने के लिए उनको एक्सेस देना पड़े, अगर एक्सेस नहीं होता तो फिर राम को अपना शेयरिंग से नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 एक्सेस होगा, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडेड बाय राम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये तो वर्किंग नोट ही बना अभी हम लोग का, अब हम लोग को बनाना है इसका पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2009। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? पीएल एप्रो, सॉरी पीएल एप्रो बाई पीएल नेट प्रॉफिट 1,10,000। इनको क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो लिखना पड़ेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, और क्या, और तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सैलरी तो एज ए क्लर्क मिल रहा था। पार्टनरशिप में पार्टनर होने के बाद तो सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबको उनका प्रॉफिट मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू राम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर हो जाएगा टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग इंडिविजुअली लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टू राम्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो राम को कितना प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पर टू रहीम्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, और टू रतन्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रतन को कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। तो यहाँ पर लिखते हैं उससे कितना मिलेगा, 1/10, जो कि हो रहा था 1/10 11,000, तो 11,000 मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोवाइड कैसे हो रहा है? ये प्रोवाइड इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये प्रोवाइड कैसे हो रहा है? तो एक्सेस जो हुआ 11,000 में एक्सेस 1,000 हुआ, जो कि राम प्रोवाइड करेगा, तो बाकी 10,000 कहाँ से प्रोवाइड होगा ये बताओ। मतलब अभी तुम लोगों ने फाइंड आउट किया ना कि बात ऐसा हुआ है कि रतन को जो सैलरी देते थे वो तो फर्म से जैसे देते थे वो देंगे, लेकिन उनका एम्प्लॉय हिसाब से जो भी अर्निंग था वो फर्म से जाएगा, फर्म के प्रॉफिट से जाएगा, लेकिन उससे एक्सेस जो होगा वो राम अपने पास से देंगे, पर्सनली देंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि फर्म से कितना देना पड़ेगा? मतलब इसका दो पोर्शन करेंगे ना। हाँ बोलो। फॉर्म का 10,000 और राम हाँ 1,000। हाँ, फर्म 10,000 देगा, मतलब ये 1,10,000 में से 10,000 जो है फर्म से चला जाएगा, और 1,000 तो फर्म से जाने का मतलब कहाँ से जाएगा? फर्म से जाने का मतलब कौन से अमाउंट से जाएगा, बता सकते हैं? कौन से अमाउंट से जाएगा? ये 1,10,000 से जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बाइफर्केशन ऐसे होगा 10,000 और 1,000, ठीक है। तो 10,000 प्रॉफिट से जाएगा, यानी 1,10,000 से, और 1,000 राम्स शेयर यहाँ से जाएगा, ठीक है। मिला के यहाँ 11,000। अच्छा, अब फिर राम और रहीम को कैसे मिलेगा? तो राम को जो प्रॉफिट मिलेगा
वो कितने आउट ऑफ कितने प्रॉफिट से मिलेगा? क्या 1,10,000 से मिलेगा या कुछ और होना चाहिए? अभी मैंने बोला कि 10,000 प्रॉफिट से चला जाएगा, एक्सेस जो होगा वो राम अपने पास से वन देगा। 1 लाख से मिलेगा ना? हाँ 1,00,000 से मिलेगा, क्योंकि 10,000 तो चला जाएगा। 10,000 तो हमें पहले ही निकाल के रतन को दे देना है, चाहे वो पार्टनर क्यों ना बन गया हो, ठीक है, क्योंकि वही तो डिसाइड हुआ है कि क्लर्क के अकॉर्डिंग जो मिलता था प्रॉफिट में उतना अमाउंट तक हम लोग वैसे ही दे देंगे। बाकी तो अगर वो क्लर्क ही रह जाता तो 1,10,000 से 10,000 तो पहले ही देना पड़ता, प्रॉफिट 1,10,000 दिखता ही नहीं, तो वही कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा हम लोग का 10,000, उसके बाद राम अपना हिस्सा ले सकता है। तो राम का हिस्सा कितना होगा? राम का हिस्सा होने वाला है 3/5, ठीक है, राम का हिस्सा होने वाला है 3/5। तो 1,00,000 का 3/5 कितना होता है? 1,00,000 का 3/5 6,000 होता है, ठीक है, 6,000 होता है, 60,000 होगा, हाँ 60,000 होगा। लेकिन क्या राम को 60,000 मिलेगा या कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, क्या होगा? यहाँ अगर राम लेस अपना से, 1,000। हाँ लेस 1,000 लेस 1,000। ट्रांसफर टू रतन 59,000। सिमिलरली रहीम को जब अपना प्रॉफिट मिलेगा तो कैसे मिलेगा? 1,10,000 में से 10,000 तो पहले ही हट जाएगा, ठीक है, उसका कितना मिलेगा जो शेयरिंग है प्रॉफिट का, तो वो 2/5 है, ठीक है। तो बस ये मिल जाएगा, इनका कोई भी चेंजेस वगैरह करने का जरूरत है, क्योंकि इन्होंने कोई कमिटमेंट किया नहीं कि हम रतन को इतना देंगे उतना देंगे। तो 1,00,000 इंटू 2/5 मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 40,000, ठीक है, बन गया। और कुछ नहीं करना है, इधर 1,10,000 59,000 प्लस 40,000 प्लस 11,000, 1,10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें पूरा करना है। फिर पहले लिख लेते क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द, यहाँ पर बोला एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। तो ड्रॉइंग्स पे 10%, कैपिटल पे 8% चार्ज होता है। एक्स विथड्रू 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स का पैटर्न बताया है कि 40,000 पर मंथ ड्रॉ होता है एंड ऑफ ईच मंथ, एंड वाई विथड्रू 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इस पे हम लोग फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग अकाउंट। तो ये मिसिंग फिगर्स हमें फाइंड आउट करना है। दो अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम लोग ये बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। टू, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इधर है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट एक्स वाई, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट
एक्स वाई, ये भी हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई 1,60,000 और 2,88,000 टोटल है। फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई 2/3 1/3, $2,80,000। टोटल में भी यहाँ पर क्वेश्चन है। तो बाकी ये लेजर का टोटल भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, बाई क्वेश्चन मार्क बाई सैलरी, बाई सैलरी फिर बाई क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बाई सैलरी अकाउंट 3,60,000। अच्छा, यहाँ पर तो एक्स वाई लिखना पड़ेगा, मैंने रुपीस का सैलरी अमाउंट ही होगा बट पार्टनर का नाम जानना है। अच्छा, अच्छा सैलरी एक हम लोग को दिया हुआ है, सैलरी एक हम लोग को दिया हुआ है 3,60,000। बाकी सब हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टोटल में क्वेश्चन 2 2 2 2 2। ना तो पर्टिकुलर्स का नाम पता है, ना तो एक्स वाई का डेटा पता है। ये नीचे भी क्वेश्चन है। और हमें यहाँ ऊपर जो डेटा अवेलेबल है उसमें से बोल रखा है कि एक्स वाई पार्टनर्स एज पर टर्म ऑफ एग्रीमेंट, अच्छा अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम, ठीक है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा 8% पर एनम, और हमें एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है 1,60,000, और दूसरे का भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें टोटल दिया है। तो पहले बोलो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। इस क्वेश्चन में One ये तो 1,28,000. हाँ 1,28,000, क्योंकि सिंपल बात है 2,88,000 दोनों अमाउंट का टोटल है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1,28,000। ये आंसर हमें मिल गया 1,28,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखाते, कैपिटल अकाउंट में। एक्चुअली यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये जैसे क्वेश्चन में था मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअली इसे एग्जैक्ट अगर लिखा जाए टू पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के लिखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे दिया था मैंने वैसा लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग जब क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो तुम लोग ये मत ढूंढो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेजर क्या है, एक्चुअली कैपिटल अकाउंट में ही वो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग में तो कैपिटल ब्रॉट डाउन होना चाहिए। तो ये जो बाई का दो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये बाई और बाई जो हमें यहाँ पर खाली दिख रहा है, इसमें से एक जगह पे हम लोग लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका अमाउंट भी लिख देंगे। ठीक है, तो बाई यहाँ पर लिख देंगे, एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए बाई पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 160 to 128। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, ये प्रॉफिट भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर 1/3 का वैल्यू 2,80,000 है तो 2/3 का वैल्यू कितना होगा, या फिर पूरा वैल्यू कितना होगा। इसका तो यही मतलब हुआ ना, टोटल प्रॉफिट को तो हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 2/3 1/3 मतलब टोटल अमाउंट कितना। तो ये 1/2 में करते हैं। 1/3 का मतलब अगर 2,80,000 है तो 1 मतलब पूरा कितना होगा। বাংলাতে যেটাকে বলে 1/3 মানে যদি 2,80,000 হয় তাহলে 1 ভাগ কত হবে। ये सभी ने किया होगा इसके साथ हमारे। 8,40,000। हाँ, 1,40,000 इसके साथ हमारे पार्टनरशिप का तो कोई लेना देना है ही नहीं। 2,80,000 इंटू 3/1 होगा, सिंपल सा बात है। अगर 1/3 यानी 2,80,000 है तो 1 यानी 2,80,000 इंटू 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8,40,000। तो अगर टोटल 8,40,000 है उसमें से 1/3 अगर 2,80,000 होता है तो 2/3 कितना हो जाएगा। कैलकुलेट करने से पता चलेगा 8,40,000 का 2/3 कितना होगा। 5,60,000। 5,60,000। और ये दोनों अमाउंट हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट बाई पीएल एप्रो शेयर ऑफ प्रॉफिट। 5,60,000 और 2,00,000। अच्छा, और क्या जाएगा, और हमें यहाँ पर और क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ एक सैलरी दिया हुआ था हमें, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि मैंने गिवन डेटा को ये पीले वाले कलर से लिखा है, तो ये सैलरी था, तो ये सैलरी तो पीएल एप्रो में भी चार्ज हुआ होगा, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर लिख देंगे टू। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिखा है, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं टू। किसको मिला है सैलरी, कौन से पार्टनर को, 2x, 2x इज कैपिटल सैलरी यहाँ पर लिखा है सैलरी 3,60,000। 3,60,000 का सैलरी जो है ये यहाँ पर ट्रांसफर। अच्छा, अब इधर का पूरा बन गया, इधर का टोटल करेंगे तो इधर का टोटल लिख सकते हैं, इधर का लिख लेते हैं 8,40,000 2,88,000 प्लस 3,60,000, तो ये हो जाता है 14,88,000। 14,88,000। तो इधर भी 14,88,000 क्योंकि लेजर का दोनों बैलेंस टोटल करने पे सेम आता है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये कैलकुलेट करेंगे, तो किसने कितना इंटरेस्ट जो है, सॉरी किसने कितना ड्रॉ किया है। एक ने किया है 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो फिर इसको कैसे लिखा जाता है। 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो पर मंथ का डेटा इंटू इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का रेट है 10% ड्रॉइंग्स का।
10% पर एनम इनटू क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या होगा, अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो फैक्टर क्या होगा, बोलो, सिखा दिया था लास्ट क्लास। एंड ऑफ ईच मंथ होने से होता है 5.5, ठीक है। ये हो गया, देख लेते हैं कितना होता है। 40,000 इंटू 10% इंटू 5.5, 22,000। ये हो जाएगा 22,000। अच्छा, और y का बोला है, y का विथड्रू है 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होने से कितना होता है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होने से दिखाते हैं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर होने से होगा 4.5 करके होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 करके होगा फैक्टर्स, ठीक है। तो लिखते हैं, तो कैसे करके कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 1,20,000 यहाँ पर देखो, विथड्रू 1,20,000 टोटल, ठीक है, ये टोटल में बोला है। तो 1,20,000 अगर हमारा ईच क्वार्टर है, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर अगर देखोगे तो दिखाते हैं। फर्स्ट वाले यहाँ पर होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पर मंथ। देखो क्वार्टर तभी एप्लीकेबल होगा अगर हमें ड्राइंग्स को पर मंथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 1,20,000 पर क्वार्टर में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो पर मंथ वो कितना होगा। देखो ये फैक्टर तब एप्लीकेबल होता है जब हम लोग ड्राइंग्स को मंथ में ट्रांसफर करते हैं। 40,000 तो मंथ में दिया हुआ ही था तो उसको नहीं ट्रांसफर करना पड़ा। 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर में 1,20,000, तो मंथली कितना होगा इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर एक एक क्वार्टर के एंड में 1,20,000 करके होता है तो मंथली कितना होगा। तो अगर हर 40,000। क्वार्टर, हाँ बोलो, हाँ 40,000, 40,000। हाँ सही बोलो 40,000। 1,20,000 अगर मेरा एक क्वार्टर में है तो एक क्वार्टर, सॉरी, एक क्वार्टर में है तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है। तो पूरे एक साल का ड्राइंग्स हो गया, इसको 12 से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कि पर मंथ का कितना ड्राइंग्स है। या फिर ये 20,000 3 मंथ्स का ड्राइंग बता रहा है क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स इंक्लूडेड होता है, तो पर मंथ का निकालेंगे तो पता चल जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3। जैसा करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इसीलिए वहां पर मैंने ये डिटेल्स में इसीलिए समझाया था। मैंने ये नहीं बोला कि 4.5 5.5 रट लो, ठीक है, रट के फायदा है नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो कैसे करोगे। तो 1,20,000 का जो क्वार्टरली ड्रॉइंग्स है उसे मुझे मंथली ड्राइंग्स में ट्रांसफर करना है। तो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है तो ये 3 मंथ्स का ड्राइंग है, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो पर मंथ का ड्राइंग पता चल जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट रेट लगा देंगे और इनटू, क्योंकि हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10% इंटू 4.5, तो ये आंसर आ जाएगा 18,000। ये हो गया। अच्छा, अब ये ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये यहाँ पर चला जाएगा टू PL अप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 22,000 और 18,000। अच्छा, अब ये नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये दोनों टोटल करके इससे माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 14,88,000 माइनस 22,000 माइनस 18,000, तो ये हो जाएगा 14,80, सॉरी 48,000। ये मैंने बैलेंस करके निकाला, ठीक है, ये निकल गया। अच्छा, अब इसको कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर एक बाई, ये बाई क्या डेटा बाकी है, ये बाई बैलेंस बीडी होना चाहिए, मतलब कैपिटल का डेटा बाकी है, ओपनिंग कैपिटल का। तो कैपिटल तो होगा ही, तभी तो जो है यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसे लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी। तो कैपिटल को कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल का इंटरेस्ट हमें पता है, कैपिटल का इंटरेस्ट हमें पता है 1,60,000 और 1,28,000, और इंटरेस्ट का रेट हमें पता है, तो हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट है 8%, 8% इंटरेस्ट का वैल्यू अगर 1,60,000 है, तो कैपिटल का वैल्यू कितना होगा। एक्स के केस में 8% इंटरेस्ट का वैल्यू है, क्वेश्चन में दे रखा है, या फिर हम लोगों ने भी एक इंटरेस्ट निकाला है 1,60,000, तो कैपिटल का वैल्यू कितना होगा। 8% का मतलब क्या होता है, 8/100, जिसमें 8 इंटरेस्ट है और 100 कैपिटल है, तो उसके हिसाब से बताना है। तो आसान, 1,60,000 इज इक्विवेलेंट विथ 8%, देन 100% कितना, तो 100% ही कैपिटल का वैल्यू होगा, क्योंकि 100 रुपीज में ही हमें मिलेगा 8%। 20 लाख। सेम तरीके से वाई के लिए भी कैलकुलेट करना, 8% इंटरेस्ट का मतलब 1,28,000। ये इंटू 100, 16 लाख। 20 लाख और 16 लाख। इधर क्या आएगा, इधर ड्राइंग्स आ जाएगा। एक तो हमें ड्राइंग्स लिखना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में, 2 ड्राइंग्स बोल के हमें ड्राइंग्स का अमाउंट दिखाना है पूरे साल भर का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, लेकिन इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स, एक्स का और वाई का। तो पूरे साल भर का ड्राइंग्स दिखाना होता है, ठीक है। तो पूरे साल भर का ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, तो ए ने कैसे ड्रॉ किया है, ए ने किया है 40,000 पर मंथ, ठीक है। तो 40,000 इंटू 12 कर देंगे, 4,80,000, और 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 40,000 करके 40,000 इंटू 12 करने से पता चल जाएगा, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 1,20,000 इंटू 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। पूरे साल का ड्राइंग है, एक क्वार्टर में 1,20,000, तो 4 क्वार्टर में जो होगा वही हो जाएगा, तो ये हो गया 4,80,000। तो 4,80,000 और 4,80,000। वैसे अब इसका टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा, 20 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 5,60,000, 30,80,000, 30,80,000 माइनस 22,000 माइनस 4,00,000।
25,78,000. To balance CD, balancing 30,80,000. 16 lakh plus 1,28,000 plus 2,80,000. 20,08,000. 20,08,000. Minus 4 lakh minus 18. 15,10,000. 15,10,000. ये आंसर है. ठीक है, बन गया. और ये इंट्रोडक्शन चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके आगे जो भी एमसीक्यू वगैरह था वो लास्ट क्लास में टाइम बचा हुआ था, तो हम लोगों ने एमसीक्यू वगैरह जो है वो कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो इसके बाद जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, लेकिन आज करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो कुछ समझा पाएंगे नहीं. ठीक है, तो फ्रेशली हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ गुड अभी भी करेंगे तो 10 से 15 मिनट ही कर सकते हैं, तो छोड़ो आज थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फिर बाय.